ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपकी BSc थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 79 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लास्ट जो मैंने बताया था, जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में केवल डायग्राम रह गया था सममित वर्ग कूप में परिमित गहराई के, तो वो डायग्राम भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सममित वर्ग कूप, इसमें ऊर्जा के कण के ऊर्जा का आइगन मान या आइगन समीकरण जो है ज्ञात कर लिया था। ई बराबर निकला था xn² और h² अपॉन 2m(a). ठीक है, वो निकल आया था। और उसके बाद जो डायग्राम है, जैसे वृत्त का समीकरण निकला था x बराबर कैपिटल X² प्लस कैपिटल Y² बराबर गामा², जहाँ गामा क्या है उस वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वो केवल आपको एक डायग्राम में बनाना है। इसमें देखिए, क्योंकि जो एवरेजी समीकरण होते हैं, ट्रांसीडेंशियल जो इक्वेशन होते हैं एवरेजी समीकरण, उनको ग्राफीय या अनुलेखन विधि के द्वारा ही हल किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से देखिए। अब ये जो 1 2 3 को जो हमने मिलाया है वो कैसे मिलाया जरा देखिए। जो त्रिज्या है वो क्या ले ली हमने, 1 ले ली। तो 1 जब लेंगे तो सर्किल खींचेगा ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो हमने पार्ट लिया है वो केवल इस प्रकार से हमने लिया है। ये वाला कितना पार्ट लिया है जरा ध्यान से समझो। इतना ये देखो आ गया। दूसरा जब गामा बराबर 2 होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये वो पार्ट ले गया। यानी कि ये इधर जो है 1 2 3 4 है वो त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, और पूरा वृत्त हम नहीं खींच के केवल उसका चौथा भाग खींचा है। ठीक है, यहाँ पर इधर लिखो गामा। अब इस प्रकार से जो वृत्त बने हैं, ठीक है, अलग अलग त्रिज्याओं पर, उसमें इस प्रकार से ये जो अगर आप एवरेजी समीकरण x बराबर बाई tan y का कर्व खींचोगे तो लगभग इस प्रकार से आपको मिलता है, इस टाइप से। ठीक है, x बराबर बाई tan y का। तो जिन बिंदुओं पर ये जो ये जो x बराबर बाई tan y कर्व कट कर रहा है वृत्त को, उन्हीं बिंदुओं को हम इसलिए हो गया आपका x1, ये x2, ये x3 और ये x4। ठीक है, और E1 E2 E3 और ये E4, ये आपके ऊर्जा स्तर हो गए। ये डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद अपना ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, बनाओ। बना लीजिए इसको। ठीक है, बता दे रहा हूँ।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर पूछ लेता है, उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है देखिए, कोई एक कण है जिसकी गति ऊर्जा स्थिति x का फलन है, उसके लिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है या तरंग फलन है उसकी प्रायिकता आपको ये सिद्ध करनी है कि समय पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक ऐसे कण सिद्ध कीजिए, शुरुआत सिद्ध कीजिए सिद्ध करो कि श्रोडिंगर तरंग फलन श्रोडिंगर तरंग फलन की प्रायिकता का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। समय पर निर्भर नहीं करता है, जबकि तरंग फलन ऐसे कण से संबद्ध है जिसकी गतिज ऊर्जा स्थिति x का फलन है। स्थिति का फलन लिखो, अभी x किसी से डिनोट कर सकते हैं, स्थिति का फलन। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और सिद्ध करो कि श्रोडिंगर तरंग फलन की प्रायिकता का मान स्थिति पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर। ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कि सिद्ध करो कि श्रोडिंगर तरंग फलन, लिख लेना इसी के बाद, ठीक है। सिद्ध करो कि श्रोडिंगर तरंग फलन की प्रायिकता का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। ये तो इसमें लिखा है। दूसरा कैसे पूछ सकता है, सिद्ध करो कि श्रोडिंगर तरंग फलन की प्रायिकता का मान स्थिति x पर निर्भर है, स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि तरंग फलन ऐसे कण संबंध है जिसकी गतिज ऊर्जा स्थिति का फलन है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा एक इसी का तीसरा टाइप और क्वेश्चन का है, उनके आंसर सेम ही रहते हैं कि स्थायी अवस्था से क्या समझते हैं आप, उसका भी आंसर यही रहता है। देखिए जरा, स्थायी अवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और दूसरा जो मैंने आपको ओरल बता दिया है, ये सभी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, छोटा सा ही है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको बता देते हैं, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। क्या है देखिए आंसर,
आंसर है आपका, इसकी शुरुआत करेंगे। माना ऐसे कण से संबद्ध तरंग फलन जिसकी गतिज ऊर्जा स्थिति का फलन हो निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। कण से संबद्ध तरंग फलन निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तरंग फलन निम्न क्या है? ये है तरंग फलन ऐसे कण का जिसकी गतिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर कर रही है, उससे संबद्ध तरंग फलन को इस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। वैसे आपको ये चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तब प्राकृतिक व्हाट साइन एक्स टी का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कंजुगेट क्या होगा इसका? कोई फर्क नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मान रख दीजिए। साई एक्स, हाँ साई एक्स पर स्टार होगा क्योंकि साई एक्स की वैल्यू आपको पता नहीं, इसलिए साई एक्स पर स्टार रहेगा। तो पहले तो सेम ही हो जाएगा। साई एक्स स्टार ये आ जाएगा वैल्यू रखिए। इसका कंजुगेट क्या होगा? इस पर स्टार आ जाएगा और ये आयोटा जो है माइनस का वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बाकी इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल। क्या हो जाएगा? इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है वो समय पर निर्भर नहीं करती। नोट करो। चलिए बता दो। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरल आवर्ती दोलित, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सरल आवर्ती दोलित SHO क्या होता है? सरल आवर्ती दोलित, सरल आवर्ती दोलित है आपका कि ऐसा जो दोलित्र है जो
अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर एक निश्चित पथ पर सरल आवर्त गति करता है। ऐसे त्वरित को क्या कहेंगे हम? सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको बराबर से। वह दोलित्र जो एक नियत बिंदु के सापेक्ष बिंदु के सापेक्ष बिंदु के सापेक्ष दोनों ओर एक निश्चित पथ पर सरल आवर्त गति करता है। सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एक छोटा सा डायग्राम है, उसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये गति इसको हाँ बना लीजिए सर। माना सरल आवर्ती दोलित्र T समय पश्चात T समय में अपने माध्य बिंदु से क्षैतिज दूरी स्मॉल x तक विस्थापित होता है। x तक विस्थापित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो B लिखा था वो पोटेंशियल एनर्जी था, लिखा था ना ऊपर कौन वो
पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा। चलिए देखिए, इसके बाद हम ये बात जानते हैं कि सरल आवर्ती दोलेत्र की उच्चतम बिंदु पर जो स्थिति ऊर्जा होती है, जब मैं समीकरण लिखूंगा तो वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो थर्ड यूनिट है मैकेनिक्स की सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। कौन सा फॉर्मूला देखिए जरा, जानते हैं सरल आवर्ती गति में उच्चतम बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। निम्न प्रकार से, निम्न के समीकरण से कैसे लिखो, निम्न समीकरण से व्यक्त की जाती है। समीकरण से व्यक्त की जाती है। याद आ गया होगा, b बराबर 1/2 kx²। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। और कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर ये भी आपने वहाँ पर पढ़ा है, इसकी वैल्यू इसमें 1 में रखो, क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। लास्ट में डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो 3 है, ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया ना, करिए। समीकरण 2 से जो मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, या फिर एक काम को इसको अलग अलग करके लिख दो, है ना। इसको समीकरण 3 छोड़ो, हटाओ, मत डालो, तो कोई जरूरत है नहीं इसकी। ये जो लास्ट वाला समीकरण है मत डालना है इसको, समीकरण नंबर 3, ठीक है, उसको बाकी अलग करके लिखो इसको।
माइनस ये समीकरण 2 का, समीकरण 2 से b का मान रखना है। रखो मान, चलिए देखिए कैंसिल कर लो, क्या कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया, ये होगा, बाकी लिख दीजिए। नोट करो, इसको डालो 3 समीकरण, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। समीकरण जो 3 है इसमें आप h का अपॉन m ओमेगा का आप गुणा करें, नोट कर लो, करना रख के रहा है। समीकरण 3 में h का अपॉन m ओमेगा का गुणा करने पर गुणा करने पर, ठीक है। तो इस h का डोमेन होगा, इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, जैसा है वैसे लिख देंगे, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद इधर से भी कुछ चीज़ कैंसिल होगी, h कट m ओमेगा, इधर कुछ एक एक चीज़ सभी कैंसिल हो जाएगी, एक h कट कैंसिल हो जाएगा, एक m और एक ओमेगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे और उसको उसी के आधार पर जो आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये SHO है और उसको बस ख़त्म हो जाएगा आपका जल्दी, ठीक है।